रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, कि किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है या फिर विषम संख्या लिखी है या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। ये हम 5 पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगर इनमें भी कुछ भी समझ नहीं आता तो हमेशा याद रखना है, श्रृंखला में हमेशा अंतर करने पर प्रश्न सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंतर देखना है। जैसे यहाँ पर अगर हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 7 के बाद क्या लिखा है, तो 7 के बाद यहाँ पर 8 लिखा है। यानी 7 में कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर 1 प्लस करके लिखा है। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 8 के बाद कितना लिखा है, 16 लिखा है। यानी 8 में कितना प्लस करा है, तो 8 में यहाँ पर प्लस करा है 8। ठीक है, कितना प्लस करा है, 8। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 16 के बाद कितना लिखा है, 43 लिखा है। यानी 16 में यहाँ पर कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर 27 प्लस करके लिखा है। फिर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर 43 के बाद कितना लिखा है, 107। यानी यहाँ पर 43 में कितना प्लस करके लिखा है, तो यहाँ पर प्लस करा है 64। कितना प्लस करा है, 64 प्लस करा है। ठीक है, अब इसी पैटर्न को समझ के हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर पैटर्न को देखिए, सबसे पहले 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस। अगर इस संख्या को हम ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है संख्या किसी न किसी संख्या की घन दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 दिया तो 1 का घन तो क्या आपको पता है, 1 का घन 1 ही होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8, ये किसका घन है, तो ये 8 हमारा 2 का घन है। किसका घन है, 2 का घन है। फिर यहाँ पर 27 प्लस हुआ था, ये किसका घन है, तो ये हमारा 3 का घन है। फिर यहाँ पर 64 प्लस हुआ है। ठीक है, अब 64 किसका घन है, तो ये हमारा 4 का घन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगली संख्या क्या प्लस होगी, तो यहाँ पर भी किसी संख्या का घन होगा। कैसे देखिए, जैसे 1 के बाद 2 का घन, फिर 3 का घन, फिर 4 का घन, तो अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का घन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 का घन। अब 5 का घन कितना होता है, तो 5 का घन होता है 125। 125 यहाँ पर प्लस होगा, तो 107 में 125 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 232। कितने हो जाएंगे, 232। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो श्रृंखला में हमेशा याद रखना, पहले से सबसे पहले अंतर देखिए प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध बताइए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 37 का संबंध 1369 से है, उसी प्रकार 57 का संबंध हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 37 से 1357 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर 57 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या लिखी हुई हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो वर्ग करके देखते हैं या फिर घन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 37 का वर्ग आपको पता होना चाहिए। तो 37 का वर्ग कितना होता है, तो 37 का वर्ग होता है 1369, और 1369 इसका संबंध दिया है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 57 का बताएंगे। तो 57 का भी वर्ग करेंगे तो 57 का वर्ग आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है। अगर याद नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणा करके देख लेना, जैसे 57 गुणे 57 कर लेना। ठीक है, क्या करना है, 57 गुणे 57। तो 57 का वर्ग कितना होता है, तो यहाँ पर होता है 32 49। कितना होता है, 32 49। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 32 49 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। बस आप यहाँ पर लॉजिक को समझिए, बस रीजनिंग में आपको लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक याद होना चाहिए। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट देखते हो तो आपको हर प्रकार की लॉजिक देखने को मिलेगी और वो फटाफट से आपके दिमाग में आएगी। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आर्य का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी हमें यहाँ पर अक्षर दिया है, वाक्य दिया और शब्द दिया है, इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें शब्द दिए जाते हैं, जो वर्ग दिए जाते हैं, उनको ध्यान से देखते हैं कि उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। आपको थोड़ा सा तो संबंध हमेशा दिखता है ये, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, प्रश्न को 100% सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सही करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। जिससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अक्षर का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, अक्षर का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया है वाक्य। और वाक्य का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो पहले हमने अक्षर का डायग्राम बनाया कि उनका वाक्य से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जैसे
जो अक्सर है ये क्या है, ये वाक्य के अंदर आता है। क्या आता है, वाक्य के अंदर आता है, इसलिए वाक्य का डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये बाहर से बन जाएगा। ठीक, कैसा बनेगा, बाहर से। अब देखिए उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे। अब तीसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया, तो हमें यहाँ पर दिया शब्द। अब शब्द का डायग्राम बनाने से भी पहले हमें ये देखना है कि जो पहले हमने अक्षर और वाक्य का डायग्राम बनाया है, क्या उनका शब्द से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे इनका वाक्य से भी संबंध है और अक्षर से भी संबंध है, क्योंकि शब्द भी एक अक्षर से बनता है और ये वाक्य और फिर उसके बाद वाक्य बनता है। तो इसलिए शब्द का डायग्राम कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक अक्षर हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो डायग्राम हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करें। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह के समान है, लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। तो हमें यहाँ पर लेटर और संख्या दी है। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें यहाँ पर आपस में रिलेशन देके 3 को अलग करना है और एक को बताना है। ठीक है, एक असंगत होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया, लेटर दिया और यहाँ पर संख्या दी। यहाँ पर लेटर दिया, यहाँ पर संख्या दी, तो इनका आमने सामने का हम संबंध पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे यहाँ पर देखेंगे सी सी एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो एबीसीडी में 3 नंबर पे आता है और यहाँ पर 3 लिखा है। फिर यहाँ पर ए दिया और ए एबीसीडी में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है और 1 लिखा है। डी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है और यहाँ पर 20 लिखा है। यानी आपको यहाँ पर पैटर्न पता चला होगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। ऑप्शन बी में देखेंगे तो डी हमारे एबीसीडी में 4 नंबर पे आता है और यहाँ पर 4 लिखा है। ओ हमारा 15 नंबर पे आता है और यहाँ पर 15 लिखा है। जी 7 नंबर पे आता है, यहाँ पर 7 लिखा है। यानी दोनों ऑप्शन हमारे एक जैसे मिल चुके हैं। अब हमें इन दोनों में से देखना है। अब हम ऑप्शन सी में देखेंगे तो एफ हमारा कितने नंबर, 6 नंबर पे आता है, यहाँ पर 6 लिखा है। ओ हमारा 15 नंबर पे आता है, 15 लिखा है। 124 नंबर पे आता है, यहाँ पर 24 लिखा है। यानी यहाँ पर तीनों की तीनों जो विकल्प सेम मिल चुके हैं, इसका मतलब ये कि ये असंगत होगा। ठीक है, फिर भी इसको चेक करते हैं। जैसे सी 3 नंबर पे आता है, यहाँ पर 3 लिखा है। ओ 15 नंबर पे आता है, यहाँ पर 15 लिखा है। डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, यहाँ पर क्या लिखा है, 24 लिखा है। यहाँ पर ध्यान ध्यान देना, यहाँ पर इसने गलती करा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इन तीनों से अलग है, ये क्या है, असंगत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, डी वाला असंगत है। बाकी ये तीनों क्या है, तो ये तीनों हमारे एक जैसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि किसी कोड भाषा में प्रोटेक्ट को QSPYFTU कहा गया, तो उसी तरह एलिफेंट को क्या कहा जाएगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में हमें यहाँ पर इस लेटर का कोड लेटर ही दिया है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेट में माइनस प्लस करके देख लेंगे। ठीक है, और एक एक लेटर को देखना है। क्या करते हैं, कुछ लेटर को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ऑप्शन लगा के। ऐसा नहीं करना, आपको पूरा चेक करना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कहाँ गलती होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर पी दिया है पहला लेटर और यहाँ पर पहला लेटर क्या लिखा है, क्यू लिखा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पी दिया है और यहाँ पर पहला लेटर क्यू, मतलब यहाँ पर +1 कर रहा है। फिर हम देखेंगे तो यहाँ पर आर के बाद क्या लिखा है, तो यहाँ पर एस लिखा है, मतलब यहाँ पर भी +1। फिर ओ के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है, मतलब यहाँ पर भी +1। लेकिन यहाँ पर देखिए टी के बाद क्या लिखा है, तो यहाँ पर टी के बाद लिखा है वाई। क्या लिखा है, वाई। मतलब इसने क्या करा, तो यहाँ पर टी के बाद वाई, मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। कितना, तो यहाँ पर 5 जोड़ा है। ठीक है, फिर देखिए